हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज थर्मोडायनामिक का नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। उसके पहले आप पुराने वीडियो देख ले और अच्छे समझे तो ये वीडियो देखिए यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कर दिया तो फिर से सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज जो टॉपिक मैं लेके आया वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसके पहले हम जैसे आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर इसके बाद हमने देखा आइसोथर्मल देखा, फिर हमने आइसोबेरिक देखा और आज हम देखने वाले आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस देखने वाले। अब आइसोकोरिक में दोस्तों ध्यान से एक ही वर्ड सुनना, जिस भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था उसको हमने आइसोथर्मल बोला था, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था उसको हमने आइसोबेरिक बोला था, और जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। दोस्तों फिर से बता रहा हूं, अगर आपने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ भी आप खुद ही अपने आप इमेजिन करने लगो, प्रिडिक्ट करने लगो कि ऐसा हो सकता है। और जरूरी है आपको आगे की चीजें सोचना जरूरी हो सकता है। आप आगे सोच रहे हो सकता है गलत हो सकता है, बट कोई टेंशन नहीं दोस्तों। गलत होगा तो आप ये सोचोगे कि यार सर ने ये बोला इसीलिए लगता है मेरा सोच गलत था, अब मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। पर सोचना बहुत जरूरी है। आप साइंस के स्टूडेंट हो और फिजिक्स पढ़ रहे हो दोस्तों। ओके, तो मैंने जैसे बता दिया कि जिस भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब दोस्तों खुद से दिमाग लगाओ, अगर जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप समझ के चलो वो सिस्टम जो गैस होगा एक्सपांड तो करेगा नहीं, और गैस एक्सपांड नहीं करेगा तो वर्क होगा नहीं। तो मतलब इसके अंदर वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। वर्क भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस एक्सपांड ही नहीं कर रहा है तो वर्क कहां से होगा? बताओ मुझे, वर्क कहां होगा? वर्क होगा ही नहीं, तो वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। इसमें दोस्तों बस टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, बट वॉल्यूम का क्या होगा? और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसके वजह से हमारा जो वर्क भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांड ही नहीं हो रहा है तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब और चीजें मैं बता देता हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो बोला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सर ये एक्सपांड क्यों नहीं कर रहा है? क्यों एक्सपांड नहीं कर रहा है? टेम्परेचर आप दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, तो ये जो गैस है, जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, वो एक्सपांड क्यों नहीं कर रहा? कहां जा रहा है? वो जा कहां रहा है सर? आप झूठ बोल रहे हो सर। तो बताता हूं, वो भी आंसर दे देता हूं। जो हम हीट दे रहे हैं जिसके कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो जो हीट है ना दोस्तों, वो हीट इस सिस्टम के अंदर, जो भी ये जो सिस्टम है, मतलब जो गैस है, गैस क्या करता है? अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उस हीट का यूज कर लेता है खुद के। मतलब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए उस हीट का यूज कर लेता है, और वहां वर्क कुछ नहीं होता, मतलब वो वॉल्यूम एक्सपांड नहीं होता, क्योंकि जितनी एनर्जी, जितना हीट है, सब किस लिए यूज कर रहा है? अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। किसके लिए यूज कर रहा है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए दोस्तों वहां कोई वर्क होता ही नहीं, क्योंकि पूरी एनर्जी वो जो इस प्रोसेस के अंदर जो गैस होता है, जो सिस्टम होता है, वो अपना किसके लिए यूज कर लेता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज कर लेता है। दोस्तों समझ, एकदम सोच समझ के, इसलिए इसीलिए वो जो, मतलब अगर पिस्टन होगा तो पिस्टन एक्सपांड नहीं कर पाता, क्योंकि पूरी एनर्जी किस लिए यूज कर रहा है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। अब दोस्तों अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारा क्या था? फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताओ। Q इक्वल टू डेल्टा U, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। और वर्क तो जीरो है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? Q इक्वल टू डेल्टा U, मतलब Q जितना हीट दे रहे हैं सब किसके इक्वल हो रहा है? जितना हीट है सब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब जितना हीट देंगे उतना इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके लिए हम क्या यूज करने वाले? यहाँ देखो लिखा हुआ है NCV, मतलब स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है, बट जो बढ़ रहा है वो अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज कर दे रहा है इस प्रोसेस में। इसीलिए यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ और बचेगा तभी तो वर्क होगा। पूरी एनर्जी यूज कर ले रहा है अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ओके, और एग्जांपल भी है दोस्तों, तो अब लाइन वाइज स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान देना, मैंने इतनी सब चीजें बता दी, अब जो लिखा हुआ वही चीज को मैं रिपीट करूंगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अ सिस्टम डज नो वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब सिस्टम डजंट वर्क ऑन एनवायरनमेंट पे भी नहीं वर्क करता, सराउंडिंग पे भी नहीं करता। सही बात है, क्योंकि सिस्टम अपने जो हीट दिया जा रहा है वो किस लिए यूज कर ले रहा है?
अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर ले रहा है, इसीलिए वो सराउंडिंग या तो एनवायरमेंट पे कोई भी वर्क नहीं करता। ओके, अब देखो यह ग्राफ भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है पीवी डायग्राम, हम मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम को दिखाते हैं पीवी डायग्राम में, तो आपको पता है यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये वाला जो लाइन है वॉल्यूम दिखाता है, और ये वाला लाइन जो है हमें प्रेशर दिखाता है। दोस्तों यहाँ पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम एक ही जगह पे रुका रहेगा, बट प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो प्रेशर, क्योंकि इस लाइन पे या ऊपर नीचे जा रहा है, इससे हमें पता चलता है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कैसा चेंज हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ कैसा लाइन बनेगा, सीधा, क्योंकि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम जैसा था वैसा ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, जैसा है वैसे। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है ना, जैसा है वैसा ही है। जो वॉल्यूम एक बार हो गया वैसे चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए एक ही पॉइंट पे और लाइन सीधा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम वहीं का वहीं है। ओके, तो इसीलिए इसका जो हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया है वह ऐसा है। ओके दोस्तों, अब आगे, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम जो होगा हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम कहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके, और जो मैंने अभी बताया था कि जो हीट हम ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम किस लिए यूज कर रहा है, खुद की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एन आइसोकोरिक चेंज, all the energy added in the form of heat remains in the system itself and the cause is increase in its internal energy। किस लिए कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, बता दिया मैंने। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जो एग्जांपल मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस कहाँ हो सकता है। हीटिंग अ गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, गैस को हीट कर रहे हैं किसके अंदर, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर के अंदर। और डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ क्लोज चैम्बर, एक क्लोज चैम्बर के अंदर हम गैस को क्या कर रहे हैं, हीट, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, बट एक्सपांड होने के लिए जगह ही नहीं है दोस्तों, इसीलिए डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ क्लोज चैम्बर आर सब एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने यहाँ सब कुछ पूरा आपको नोट्स मिल जा रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस, कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब आइसोकोरिक प्रोसेस फिर से पता है आपको, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, एक्सपांड जब वर्क कब होता है, जब कोई प्लेस चेंज करता है, तो प्लेस ही नहीं चेंज कर रहा, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपांड ही नहीं हो रहा है ना। पिस्टन क्या कर रहा है, एक्सपांड, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो एनवायरमेंट पे वर्क ही नहीं कर रहा है, कुछ प्रेशर नहीं, मतलब कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, इसलिए W क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। इसलिए जितना हीट दे रहे हैं वो हीट किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी का, मतलब जितना हीट दे रहे हैं वो किसके लिए यूज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है Q इक्वल टू डेल्टा U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी या बाहर कर लो, डेल्टा U एंड स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा T, ये इतना मतलब ये फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब दोस्तों वर्क, जैसे पता है कि हर जगह जितना भी हमने अभी आइसोथर्मल के लिए वर्क फाइंड किया, फिर आइसोबैरिक के लिए फाइंड किया, तो इसके लिए भी दोस्तों कैसे फाइंड किया, W इक्वल टू P dV, मतलब प्रेशर मतलब फोर्स, मैंने बताया था वर्क, प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वॉल्यूम मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, चेंज इन अ वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम क्या, बताओ मुझे, बताओ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, मतलब वर्क क्या है यहाँ, जीरो। तो ये चीज मैंने पहले बता दिया, तो आपको समझ में आ गया, ये जीरो हो गया, तो ये दोनों ये जीरो हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, देयरफॉर वर्क इक्वल टू वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों हीट एक्सचेंज, जैसे मैंने पहले बताया था, हीट एक्सचेंज W वर्क है ही नहीं, जीरो हो गया, और डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पुट कर दोगे तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। W जीरो है, W क्या जीरो है, तो हमारा Q इक्वल डेल्टा U, और डेल्टा U की वैल्यू हमें पता है, तो आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, NCV चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके में बताया हूं दोस्तों। तो चलते हैं हम अब
आइसो हो गया भाई, आइसो वाला सब हो गया। अब एडिबेटिक प्रोसेस, किसकी तरफ? एडिबेटिक प्रोसेस। चलो। तो दोस्तों अब हम करते हैं एडिबेटिक प्रोसेस। एडिबेटिक प्रोसेस के बारे में पहले मैं बता देता हूं कि इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, ना तो सिस्टम के अंदर का हीट बाहर जा सकता है, ना तो बाहर का जो हीट है वो सिस्टम के अंदर आ सकता है। समझ में आया? एडिबेटिक प्रोसेस में बस यही है कि जो भी मतलब मान लो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर को क्या कर दिया, मैं इंसुलेटेड कर दिया, और उसके अंदर जो मैंने सिस्टम रखा हुआ है वो सिस्टम के अंदर जो भी हीट होगा वो हीट ना तो बाहर ट्रांसफर हो सकता है, ना तो बाहर का हीट अंदर ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसा प्रोसेस जिस सिस्टम में हो रहा है, ऐसा प्रोसेस जहां भी हो रहा है, जिस सिस्टम के अंदर हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडिबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडिबेटिक प्रोसेस। मतलब समझा ना, सिस्टम के अंदर जो भी हीट होगा वो ना तो एनवायरमेंट में जा सकता है, ना तो बाहर का एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है या हीट है वो किसके अंदर ऐड हो सकता है? सिस्टम के अंदर ऐड नहीं हो सकता। और ऐसा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एडिबेटिक प्रोसेस। मतलब ना तो सिस्टम का हीट बाहर जा सकता है एनवायरमेंट, ना एनवायरमेंट का हीट कहाँ आ सकता है? सिस्टम के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक में? एडिबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडिबेटिक प्रोसेस। ओके, तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, मान लो मैंने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर दिया। ओके, अब दोस्तों गैस भर दिया तो गैस के अंदर जो हीट होगा, और मैंने एक पिस्टन, चलो मैं यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये मेरा सिलेंडर और मैंने इसको इंसुलेटेड कर दिया। क्या कर दिया? इंसुलेटेड कर दिया। इंसुलेटेड करने के कारण जो इसके अंदर का हीट होगा, सिस्टम के अंदर का हीट होगा, ये ना तो यहाँ ट्रांसफर हो पाएगा, ना यहाँ का हीट, ना तो यहाँ का हीट सराउंडिंग का एनवायरमेंट का जो हीट होगा ये इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब हीट इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता कहीं से भी, ना तो सिस्टम या तो सराउंडिंग, कहीं से भी नहीं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर एक पिस्टन डाल के रखा है, ऐसे समझ के रखो, एक पिस्टन है। अब दोस्तों इसके अंदर जो हीट है वो हीट क्या करेगा, अंदर जो भी गैस है उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज करेगा। क्या करेगा? ध्यान से सुनना, जो भी अंदर सिस्टम है वो सिस्टम क्या करेगा, जो उसके अंदर हीट है, ऑलरेडी जो हीट है वो हीट का यूज किस लिए करेगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे ही ये मतलब इंटरनल एनर्जी को हीट करने के लिए यूज करेगा तो धीरे धीरे पिस्टन क्या होगा? ऊपर मूव होना स्टार्ट होगा। पिस्टन मूव होना स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि जो अंदर का हीट है वो किस लिए यूज कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, बट जो हीट का यूज किस लिए कर रहे हैं? हीट धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, क्योंकि हीट का यूज किस लिए कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को यूज करने के लिए। तो जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर चला जाता जाएगा तो टेम्परेचर दोस्तों धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि उसका यूज किस लिए किया जा रहा है? इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के कारण ये जो पिस्टन होगा, पिस्टन के ऊपर का प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर भी जैसे से ऊपर बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, चेंज इन प्रेशर भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और फिर इसके टेम्परेचर भी क्या होने वाला? कम होने वाला। टेम्परेचर क्यों कम होने वाला? मैंने बता दिया, जो अंदर जो हीट है वो यूज क्यों करने वाला है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। पर तो इंटरनल एनर्जी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। क्यों इंक्रीज होने वाला है? इसके अंदर जो टेम्परेचर जो हीट है उसका यूज इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ जिसके कारण पिस्टन धीरे धीरे क्या होने लगा? ऊपर मूव होना स्टार्ट होगा। पिस्टन मूव होना स्टार्ट होगा मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि पिस्टन के पास इतना दम नहीं है इस समय। दम किसके पास? गैस के पास दम है, तो गैस धीरे धीरे ऊपर उसको लेके जा रहा है, जिसके कारण प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है? इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। और दोस्तों यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? पहले सिस्टम इतने में था, जैसे ही उसने क्या होगा कि इस पे का प्रेशर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ तो ये पिस्टन यहाँ चला गया। मान लो पिस्टन यहाँ चला गया तो वॉल्यूम अब कितना हो गया? पहले इतना वॉल्यूम था, अब चेंज इन वॉल्यूम इतना हो गया। तो मतलब क्या होगा दोस्तों? ध्यान से फिर से सुनना कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जिस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है? ना तो बाहर का हीट अंदर आ सकता है, ना अंदर का हीट बाहर जा सकता है। ऐसा जो भी प्रोसेस में ऐसा हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे एडिबेटिक प्रोसेस। और एडिबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी सिस्टम के अंदर जो भी हीट होगा, हीट यूज किस लिए किया जाएगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो हीट यूज किया जा रहा है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, तो धीरे धीरे हीट मतलब जितना टेम्परेचर होगा
इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता जाएगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा ना। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा पर टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम, क्योंकि टेम्परेचर लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका यूज किस लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और पिस्टन भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पिस्टन भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। पिस्टन अगर सिस्टम के ऊपर प्रेशर कम हो रहा है तभी तो जो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, बट इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जो भी प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब यहाँ ग्राफ देखिए, जो हमें पीवी डायग्राम दिया हुआ, पीवी डायग्राम में आप देखोगे प्रेशर, देखो ऐसे जहां भी जाए इस चीज पे, ऐसे नीचे नीचे जाए तो हमें पता है प्रेशर कम हो रहा है, और ऐसे आगे बढ़े तो हमें पता है वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ऐसे बढ़े, इस साइड बढ़े तो हम बोलेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आया? अगर ऐसे बढ़े तो हम बोलेंगे प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको पता है। अगर इस लाइन पे बढ़, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, ऐसे बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट दूसरे में अगर ऐसे बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट ऊपर की तरफ बढ़े तो हम बोलेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। बहुत सारा ग्राफ को इतना नहीं समझाता जितना मैं बता रहा हूं आपको, पक्का बोल रहा हूँ, ग्राफ बस बना के दे देते हैं लोग। तो यहां ध्यान दो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस पे देखेंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बट इस एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहां आप ध्यान दोगे तो पिस्टन ऊपर जा रहा था, मतलब प्रेशर क्या हो रहा था, उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर, उस सिस्टम जो गैस है उसके ऊपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और एक्सपांड होने के कारण उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ वर्क होगा ना, यहाँ क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपांशन है। ओके, तो दोस्तों अब वही सब चीजें हम देखेंगे जो जो लिखा हुआ है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क कितना हुआ, और इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सप्रेशन है दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, पर आप करोगे पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा टर्म होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे करेंगे, पर आप करोगे। ओके, तो दोस्तों जो एक बार मैंने लिखा है वही पढ़ देता, वही चीजें लिखी है। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, सिस्टम से बाहर से और सिस्टम में से, दोनों जगह से भी हीट ट्रांसफर कहीं से भी नहीं होता, क्योंकि आइसोलेटेड होता है वो। द पीवी डायग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आगे चलता हूं। आपको पता है बाहर से हीट ऐड नहीं हो रहा है, बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं होता, Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। फॉर एन ऐड, यहाँ ध्यान दो, मैं अलग अलग बॉक्स में इसको बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। ये पहला है, ये हमारा, क्योंकि जगह कम है ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, न चाहते हुए मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसको इतना चिपका के लिखना पड़ रहा है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज Q इक्वल टू 0, हीट जो ऐड एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ना तो एनवायरमेंट से ना सिस्टम से, कहीं भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, 0। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे अंदर का जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे होता है, मैंने बता दिया। जो सिस्टम के अंदर जो हीट होगा उसी का यूज करके इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर हीट का यूज करके कर रहा है, इसलिए हीट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। हीट का यूज करके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, तो हीट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हमने किसका यूज किया, हीट का यूज किया, और हीट कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज इन एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट एक्सचेंज क्या है दोस्तों, 0 है, और इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव PV रेज़ टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। ये याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज़ टू गैमा लेते हैं, और गैमा क्या होता है मैं बताता हूँ। PV रेज़ टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, PV रेज़ टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट nRT जो भी चीज है, PV रेज़ टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। और अब PV आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम रेज़ टू क्या होता है, गैमा, और इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम रेज़ टू गैमा, और इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, दोस्तों ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको याद करके रखना है। वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट, ये याद रखना, गैमा कोई पूछ लिया तो गैमा का मतलब क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखो, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यही हमारा क्या होता है, गैमा।
गेमा का मतलब होता है यही, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो मैंने लगाया हुआ है। तो इसको याद से रखना, इक्वल टू क्या हमारा कांस्टेंट, ये चीजों को याद ही करना है एडियाबेटिक प्रोसेस में। पीबी रेस टू गेमा इक्वल टू कांस्टेंट, और या तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं पीएफ वीएफ रेस टू गेमा इक्वल टू पीआई वीआई रेस टू गेमा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। और ये गेमा इक्वल टू क्या, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। दोस्तों पूरा नोट्स दे रहा हूं। एडियाबेटिक चेंज इट्स टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी बोथ चेंजेस। इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। पर टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, सीवी, मतलब आपको पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी। तो दोस्तों ये किसके लिए है, ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को आप ऐसे लिख सकते हो TF माइनस TI। तो दोस्तों बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर का यूज करके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना। और इसमें प्रेशर कम होगा, कि प्रेशर कम होगा तभी तो गैस एक्सपांड होगा, ये सब चीजें। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि गैस अगर एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दोस्तों इसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, जो छोटा सा एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ करता हूँ। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं माय डस्टर। तो चलो करता हूँ मैं। ओके दोस्तों, हमें वर्क निकालना है। तो आपको पता है, ये सब चीज़ें पता है कि मैंने बड़ू सा वर्क कर दिया। सबसे पहले हमें छोटा सा निकालना है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके मैंने W कर दिया। अब यहाँ मैं करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको पता है, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम। और वर्क डन के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, P मतलब प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम मतलब DV। ओके, छोटू सा। अब दोस्तों अभी क्या करूंगा मैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। बट PV, ये हमारा देखो PV रेज टू गेमा इक्वल टू C, इक्वल टू क्या था C। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे चेंज कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे P चाहिए, मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि बताओ, मैं यहाँ कर देता हूँ, P चाहिए मुझे, P इक्वल टू C अपॉन V रेज टू गेमा, कर सकता हूँ ना, PV इक्वल टू गेमा, मुझे यहाँ P की वैल्यू चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PB रेज टू गेमा इक्वल टू C। तो मुझे P चाहिए, इसलिए V को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड में ला दिया। अब मैं इस जगह पे P की वैल्यू पुट करूंगा। तो P की वैल्यू मैं पुट करता हूं दोस्तों, ध्यान देना, W इक्वल टू इंटीग्रेशन VI टू VF। P की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, C अपॉन V रेज टू गेमा, और आगे क्या हमारा DV। P के जगह हमने इसको पुट कर दिया, ध्यान से देखना, P की जगह हमने इसको पुट कर दिया, और आगे क्या क्या DV। अब दोस्तों C हमारा क्या है, कांस्टेंट। आप देखोगे मैंने वहां लिखा हुआ C क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, C बाहर है, कांस्टेंट आ गया, तो मैं इसको बाहर ले लूंगा। और यहाँ VI VF, और अब DV क्या बचा, DV अपॉन V रेज टू गेमा। अब दोस्तों यहाँ रफ करता हूँ मैं एक एक चीज। अरे यार, मैं डस्टर भी खराब हो गया है। तो दोस्तों मैंने पूरा क्लीन कर दिया, क्योंकि डस्टर मेरा काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, तो पूरा क्लीन कर दूँ मैं। तो अब आगे दोस्तों, आपको अगर आप ध्यान दोगे तो आगे की चीज़ें आपको ऑलरेडी आता रहेगा। W मतलब हमारा जो वर्क, मैं एक बार और लिख देता हूँ। और अब इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, लिमिट अप्लाई कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम।
अब दोस्तों देखो ये 1/v⁻γ है, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं v माइनस गेमा, क्योंकि डिवाइड में था मैंने उसको ऊपर लाया, इसलिए ये रेस्ट टू को मैंने क्या कर दिया। सिर्फ आपको ये चीजें पता ही है ये कैसे करते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज डिवाइड से ऊपर लेके जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको उल्टा हो जाता, v⁻−γ हो गया और ये क्या हो गया आगे dv। अब दोस्तों इंटीग्रेशन, आपको ये इंटीग्रेशन तो आता ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, तो क्या होगा आपको पता है, हम क्या करेंगे xn प्लस और x⁻n+1 और वही वाला n+1 नीचे कर लेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा, मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूला पता होगा। तो सेम टू सेम हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। c इंटीग्रेशन मतलब ये कांस्टेंट था, vf-vi मतलब इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। चलो मैं यहाँ इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखता हूँ। c इसका इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा फटाफट मुझे बताओ। इसका इंटीग्रेशन ऑफ v⁻γ+1 और यही चीज को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं γ+1 और ये दोनों पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट vi टू vf। ओके, बाजू में अगर इंटीग्रेशन जिसको याद नहीं होगा तो इंटीग्रेशन उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, पर आपको याद होना चाहिए वैसे इंटीग्रेशन। अगर याद नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे n+1/n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। ओके, और यहाँ लिमिट अप्लाई किया मैं डायरेक्ट। चलो ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ये मैंने यहां रख दिया। अब आपको अब ये लिमिट अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा। c लिमिट अप्लाई करूंगा एक एक पे, पहले इस पे, पहले इसके ऊपर v पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा vf, ये क्या हो जाएगा vf और ऊपर वाला -γ+1 और नीचे का क्या था -γ+1 और लिमिट दोनों रेशियो के बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब इनिशियल, इसके जगह मैंने क्या लिखा, पहले फाइनल देन इनिशियल और ऊपर वाला वैसे ही γ+1 और नीचे γ+1। ओके, बस दोस्तों लिमिट में मैंने इसको चेंज किया, फाइनल टू इनिशियल कर दिया लिमिट अप्लाई करके। अब दोस्तों ये c है, आपको पता है c मैंने इससे पहले लिख के दिखाया था, c इक्वल टू मैंने ऐसा लिख के दिखाया था, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा इक्वल टू, इसके लिए c के जगह पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल के साथ, क्योंकि c का मतलब ये भी होता है प्लस c का मतलब इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा। ओके दोस्तों, तो मैं c को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पहले फाइनल वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इनिशियल वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। c का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, c का मतलब क्या होता है, मैंने इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था, इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा। इसके स्टार्टिंग, इसके पहले वाला देख लेना कि रफ करने से पहले जो मैंने यहाँ लिखा था दोस्तों। तो मैं लिखता हूँ c को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, c को मल्टीप्लाई करूंगा मतलब किसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। ये मार्कर हमारा जवाब दे दिया, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, c को मल्टीप्लाई करूंगा मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ध्यान दो, ये फाइनल की बात चल रही है तो मैं यहाँ वैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा मल्टीप्लाई ये वाला फाइनल वॉल्यूम, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है γ+1, ये पहले वाले का हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों। बीच ये नीचे वाला भी लिख देता हूँ γ+1। अब बीच में क्या है दोस्तों, माइनस, ये बीच में क्या था माइनस, फिर से अब c को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब अब इनिशियल के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, इनिशियल का लिखूंगा क्योंकि दोनों इक्वल ही है दोस्तों। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा, और ये जो आगे लिखा हुआ है देखो, ये मैं c की वैल्यू लिख रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई करके दोस्तों। और आगे ये जो गेमा, ये वाला जो इनिशियल वॉल्यूम जो दिया था हमें -γ+1 रेस्ट टू -γ+1। ओके, तो दोस्तों मैंने ये, इसमें कंफ्यूज मत होना, c की वैल्यू मैंने बताया था, देखो pv रेस्ट टू गेमा इक्वल टू c एंड c इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम रेस्ट टू गेमा, दोनों होता है। तो मैंने इसके लिए ये अप्लाई कर दिया और इसके दोनों का मतलब इक्वल टू c होता है दोस्तों। ओके, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान देना, इंडाइसिस का रूल आपको पता है, इंडाइसिस का रूल आपको ये पता है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अगर दोनों का बेस सेम है तो इंडाइसिस को अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का बेस सेम है तो मैं पावर को क्या कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं, पावर को क्या कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं। तो मैं ऐसा लिखता हूं, फाइनल ऐसे लिखूंगा इक्वल टू फाइनल
फाइनल प्रेशर। अब दोनों का बेस सेम है तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। अब गैमा प्लस, अब देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि आप इतना तो आपको आता होगा। अगर मैं ये देखो गैमा यहां करके दिखाता हूं क्योंकि जगह की कमी है। ये देखो ये गैमा प्लस ये माइनस गैमा प्लस 1, तो प्लस गैमा माइनस गैमा क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस गैमा माइनस गैमा क्या हो जाएगा कैंसल, क्योंकि दोस्तों दोनों रेशियो को मैं क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं। तो गैमा माइनस गैमा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा बच 1 बचेगा, तो 1 लिखो या मत लिखो मतलब वही है दोस्तों। अब मैं नीचे लिखता हूं माइनस गैमा प्लस 1, आगे सेम। अब दोस्तों फिर से यहां ध्यान दो, इनिशियल प्रेशर फिर से दोस्तों ध्यान दो, फिर से अगर बेस सेम है तो पावर को मैं प्लस कर सकता हूं, बेस सेम है तो मैं पावर को प्लस कर सकता हूं। पावर ऊपर वाला क्या है गैमा ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस गैमा प्लस 1। देखो ये गैमा इसका है और यहाँ बीच में प्लस था दोस्तों, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और आगे प्लस 1, तो ये प्लस गैमा माइनस गैमा कैंसिल हो जाएगा। फिर से ये दोनों का कॉमन मतलब दोनों के रेस टू में क्या बचेगा 1, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ VI रेस टू 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये गैमा और ये गैमा कैंसिल हो गए एक दूसरे से। फिर से बता रहा हूँ इंडाइसिस का रूल आपको पता है 12th में हो, VI मेरी आदत है छोटी छोटी चीज बताने की इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो लोग शॉर्ट डायरेक्टली कर देते हैं। VI अगर बेस सेम है तो मैंने एक बार लिखा गैमा प्लस माइनस गैमा प्लस 1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ दोस्तों। देखो गैमा प्लस माइनस गैमा प्लस 1, अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, ओनली क्या बचेगा 1। तो दोस्तों ये कंप्लीटली क्या बचा हमारा, ध्यान दो ये 1 बचा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब नीचे हमारा क्या आ गया, यहां नीचे आ गया हमारा माइनस गैमा, आर मत समझ गैमा यहाँ माइनस गैमा प्लस 1। अब दोस्तों आगे मैं चलता हूं तुरंत ही, इसको मैं रफ करता हूं, ये रफ कर दिया मैंने। अब दोस्तों दोनों सेम है तो दोनों में कॉमन ले सकता हूं, आपको पता ही है प्लस माइनस में अगर सेम है तो मैं इसको डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने ले लिया गैमा प्लस माइनस गैमा प्लस 1 और ऊपर दोस्तों PF या इक्वल डाल देता हूं PF BF माइनस PI VI। ओके हो गया दोस्तों। अब थोड़ा इसको और सिस्टमैटिक लिख लेता हूं, W इक्वल टू, क्योंकि इक्वल क्या है कि हमें वर्क डन ही निकाल देते हैं, W इक्वल टू PF BF नहीं बोलना VF PI VI अपॉन 1 आगे लिख लेता हूं माइनस पीछे लिख लेता हूं, चलेगा। ओके 1 प्लस में था उसको आगे लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। या तो दोस्तों आप इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों, PV देखो PF BF है तो आप उसको जगह पे NR TF माइनस TI भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनल, किसके लिए हो गया दोस्तों वर्क डन, किसके लिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन ऐसे ही फाइंड करते हैं दोस्तों। तो मैंने एकदम सिंपली तरीके से आपको ये बता दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी सिस्टमैटिक वे में निकालते हैं, बहुत सिंपल है, वीडियो बार बार देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मैंने वर्क भी फाइंड करके आपको दे दिया। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।